ठीक है, तो यूनिट 1 में हमने कॉन्ट्रैक्ट का मतलब देखा था, यूनिट 2 में कंसिडरेशन का हमने देखा था मतलब। ठीक है, एंड यूनिट 3 में हमने अदर एसेंशियल्स देखे थे। ठीक है, और आज हम ना यूनिट 4 हम कल करेंगे। आज हमने फिफ्थ और सिक्स्थ करना है, दोनों रिलेटेबल है। तो मुझे था कि आज दो टॉपिक्स कवर कर ले जैसे कल किए थे, तो फिफ्थ और सिक्स्थ आज करेंगे, बाकी जो चार रह जाएंगे वो कल कर लेंगे। ठीक है जी, चलो आओ जरा। ठीक है, हमारा फोर्थ वाला कौन सा था, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि भाई जो आपने बोला है वो करो, परफॉर्म करो, जो आपने प्रॉमिस किया है ठीक है वो परफॉर्म करो। ए ने बी को बोला है कि तू मुझे सामान दे, बदले में तुझे मैं इतना पैसा दूंगा। तो ए सामान देगा और बी की क्या ड्यूटी बनती है कि वो पैसा दे। तो ये परफॉर्म करनी है अपनी ड्यूटीज, आपने प्रोमिस जो बोले। अब अगर आप वो प्रोमिस नहीं करोगे, देखो ए ने कहा था कि मैं तुझे सामान दूंगा, ठीक है, बी ने कहा था उसके बदले में तुझे 1000 रुपए। तो ये इनको जो इन्होंने जो प्रॉमिस की थी चीजें, इनको वो ड्यूटी है इनकी वो पूरा करना, परफॉर्म करना। अगर वो अपने ये चीजें परफॉर्म नहीं करती तो उसको क्या बोला जाएगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसको बोल दिया जाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब जो जिसकी ड्यूटी थी परफॉर्म करने की उसने वो नहीं किया तो उसको बोल दिया जाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब उसके रेमेडीज क्या है, सोल्यूशन क्या है, हल क्या है, इलाज क्या है, उसके बारे में पढ़ना है हमने इस यूनिट। ठीक है जी, तो आओ जरा एक एक करके चीजें पढ़े। मेनली इसमें हमने क्या क्या, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको ध्यान हो, एंटीसिपेटरी याद है इसका क्या मतलब था, और एक था एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी और एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, याद है कि नहीं आपको। भाई अगर हम ड्यू डेट से पहले, जो हमने डेट डिसाइड की थी कि इस डेट को करना है, हमने कहा उस डेट से पहले ही अगर हमने मना कर दिया तो उसको बोल देते एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ड्यू डेट से पहले। अच्छा, अगर ड्यू डेट पे मना किया जाए करने के लिए अपनी ड्यूटी, या परफॉर्म करने के लिए अपनी ड्यूटी, अगर ड्यू डेट पे मना किया जाए उसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ आया जी आपको, बोलो जी, डिफरेंस पता यस मैम। चला। और अब इसका हल क्या है वो पढ़ेंगे। मतलब मैं अगर आपको इसको कंक्लूड करूं वन लाइन में, मतलब भाई जो भी आपका नुकसान हुआ है, डैमेजेस हुए हैं, आप वो क्लेम कर सकते हो, ये लिखा हुआ है आप। ठीक है, तो आओ जरा फटाफट से हम रिवाइज करें। ठीक है, तो ब्रीच का मतलब फेलियर टू परफॉर्म हिज और हर ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब जो भी इसकी ड्यूटी है, प्रोमिसेस है, वो उसको परफॉर्म करने नहीं करोगे तो उसको ब्रीच बोलते हैं। और दो तरह के होते हैं, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एंटीसिपेटरी। इसका मतलब हमने देख भी लिया, देखो। एंटीसिपेटरी मतलब जो टाइम फिक्स किया गया है परफॉर्मेंस के लिए, उससे पहले ही आपने क्या कर दिया, मना कर दिया, उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी। अब दो तरीके से किया जा सकता है मना, बोल के या लिख के या इम्प्लाइडली। ये सामने वाली पार्टी के बिहेवियर से ही लग रहा है यार, इसलिए नहीं करना कुछ। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड जो हम हर चीज में पढ़ते हैं, दो वर्ड है ना। फिर कहते हैं इसका असर क्या होगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ एंटिसिपेटरी भी, जब इसका असर क्या होगा। भाई अब इसका असर ये होगा जिस पार्टी ने अब अपना प्रॉमिस तोड़ा है, ठीक है जी, अब वहां पर क्या होएगा, दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन होगी क्या करने की। वो क्या मान सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल, और केस कर सकते हैं दूसरी पार्टी पे अपने डैमेजेस क्लेम करने के लिए। ठीक है, सपोज ये याद है आपको, ये ए ने सामान देना था बी को, और बदले में इसने पैसे देने थे। और ये कब होना था, सपोज आज क्या है, 15th है ना, 18 जून को करना है। और इसने ना, ए ने मना कर दिया कि मैं नहीं दे सकता। कब किया मना, आज मना कर। तो बी के पास ऑप्शन है, अब ये ड्यू डेट की वेट नहीं करेगी, ये अभी के अभी कैंसिल कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट, और केस कर सकती है, इससे अपना नुकसान की भरपाई करवा सकती है बिना वेट किए ड्यू डेट। दूसरी ऑप्शन क्या है इसके पास, बी कहेगा यार अभी ड्यू डेट आई नहीं, हो सकता है ड्यू डेट पे जाकर ये पैसे देते, अभी बीच में 3-4 दिन पड़े हैं ना, कहता तो कहता मैं वेट करूंगा ड्यू डेट तक, मैं अभी कैंसिल नहीं करूंगा, क्या पता वो दे दे सामान। ठीक है, चलो अच्छा, अभिनव लक्षित ने भी ज्वाइन कर लिया। हाँ जी, समझ आया आपको ये, बोलो जी बोलो। कहते वो ड्यू डेट तक वेट करेगा, और क्या पता ए जो है, जो दूसरी पार्टी है, वो काम कर ही दे।
जो वो कह रहे हैं अभी नहीं करना, क्या पता ड्यू डेट पे आते आते वो कर ही दे। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट को जिंदा रखना चाह रहे। ठीक है, मतलब एक तरह से रिकंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या पता दूसरी पार्टी अभी भी परफॉर्म कर दे। पर अगर कुछ सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है, सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का क्या मतलब होता है? हाँ जी, क्या मतलब होता है सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का? बोलो बोलो। अगर कुछ ऐसा आ जाए कि भाई अब बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है करना, तो भाई वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ही फिर खत्म ही हो जाएगा एक तरह से वहीं पे ही, है ना। अगर कुछ ऐसा आ गया है ना, जैसे उसने कहा था कि मैं वेट करूंगा, पर कुछ ऐसा आ गया बीच में कि अब कुछ है ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी, 1% भी, पॉइंट भी प्रतिशत की पॉसिबिलिटी नहीं है वो करने की, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। समझ आया बच्चों? बोलो जी। यस मैम। ठीक है जी, अब आगे के एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटिसिपेटरी में क्या आता है, देखो नाम से काम का पता चलता है। यहाँ पे बिफोर ड्यू डेट हम मना कर रहे हैं पार्टी को कि हमने नहीं करना, तो दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन है बिना वेट किए कैंसिल कर दे कॉन्ट्रैक्ट या वेट करे ड्यू डेट, उम्मीद में जिए। और यहाँ पे क्या है भाई, ऑन ड्यू डेट एक पार्टी मना करती है दूसरे को कि हम नहीं कर सकते। ठीक है जी। और यहाँ पर देखो फिर इधर क्या होएगा, ये भी क्या माना जाता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी कमिटेड एट द टाइम एंड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू, मतलब ड्यू डेट पे ये मना कर रही है पार्टी। या और कब किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ 18 जून थी ड्यू डेट, 18 जून को ही किया जाए। ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कहते जब आप कर रहे हो ना परफॉर्म, उस दौरान भी आप क्या कर सकते हो, मना कर सकते हो। समझ आ रहा है? हाँ जी बोलो जी। और ये भी एक्सप्रेस या इम्प्लाइड होगा? मैम ये वाला एक बार फिर से बताओ ना। ये वाला, ये पॉइंट। यस मैम। ठीक है, अब इसमें एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसमें मेनली बोला हुआ है जो आपने ड्यू डेट डिसाइड की हुई है ना, उस डेट पे बंदा मना कर रहा है, ये होता है हमें। ठीक है, और इसमें क्या था, व्हेन वन पार्टी इज ब्रीच करती है, रिफ्यूज कर देती है, तो उसको बोलते हैं उसने ब्रीच कमिट की है। ठीक है, और अदर पार्टी के पास क्या हो जाता है, एक्शन लेने का हक आ जाता है दूसरी पार्टी के खिलाफ। और कहते हैं एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है, कहते हैं ड्यू डेट पे भी किया जा सकता है। जब वो, ये देखो ए ने अग्री किया 100 बैग देने के लिए 1 फेब को, और उस दिन क्या होगा, ये फेल टू सप्लाई 1 फेब को, उसने दिए ही नहीं, ये क्या हो गया, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ड्यू डेट पे पहुंचाया ही नहीं सामान। ये ब्रीच कमिट किया ए ने एट द टाइम व्हेन परफॉर्मेंस बिकम्स ड्यू। अच्छा, और दूसरा क्या बोले, ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब यही वाला एग्जांपल ले लो। सपोज इसने बोला था कि 100 बैग 1 तारीख को डिलीवर कर दूंगा, और 1 तारीख को डिलीवर नहीं की, ये क्या हो गया, ड्यू डेट पे हो गया क्या, ब्रीच हो गया। अब अगर यही वाला एग्जांपल की बात करूं, उसने बोला कि 1 फेब को ना मैं आपको थोड़े थोड़े करके दे दूंगा। ठीक है, 1 फेब तक थोड़े को थोड़े करके दे दूंगा। कितने बैग देने थे, 100 बैग देने थे, उसने 20 दे दिए, फिर 40 दे दिए। ठीक है, फिर उसके बाद उसने मना कर दिया, मतलब ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। समझ आया आपको? इसको बोलते हैं ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, काम करते करते उसने फिर मना कर दिया, अभी पूरा नहीं हुआ। समझ आया अब? हाँ जी, सबको। यस मैम। चल, और यहाँ पे एंटिसिपेटरी में क्या था, यहाँ पर तो वो सीधा सीधा उसने ड्यू डेट से पहले रिजेक्शन ही कर दिया कि हम, मैंने नहीं करना बिल्कुल। ठीक है, और इधर काम करते करते मना कर दिया या ड्यू डेट पे मना कर दिया, ये हो गया। अब आगे है, अब क्या हल क्या है, इलाज क्या है इसका, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, ऐसे तो पार्टीज का नुकसान होगा। ठीक है, तो ये एक एक करके अभी हमने पढ़ने हैं कि क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल। अब इधर सबसे पहले क्या, सूट फॉर डैमेजेस। सिंपल है, जो भी पार्टी का नुकसान हुए दूसरी पार्टी के मना करने पर, तो वो अपने नुकसान की भरपाई के लिए केस कर सकती है दूसरी पार्टी पे। ठीक है, डैमेजेस क्लेम करने के लिए क्या कर सकती है, केस कर सकती है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या लिखा है, कौन कौन से तरह के डैमेजेस वो क्लेम कर सकते हैं, ये लिखा हुआ आप देखो। सबसे पहला कौन सा है, ऑर्डिनरी डैमेजेस, जो आम तौर पे ना इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस
पार्टी का क्या कुछ नुकसान हुआ है, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से अगर दूसरी पार्टी का आमतौर पे जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नुकसान होता है वो ऑर्डिनरी डैमेजेस हम बोल देते हैं। हाँ जी, समझ आया आपको? बोलो जी बोलो। जहाँ पे पार्टी सवर बाय सच रीजन टाइटल फ्रॉम द पार्टी वाज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट, कंपनसेशन कॉस्ट व्हिच नेचुरली अरोज इन यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स, या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो आमतौर पे जो हो जाता है नुकसान, वो वाली भरपाई करेंगे। ठीक है, उसके अलावा नहीं और कोई की जाएगी। ठीक है, और इसका हमने ये ना ये आटे वाला एक एग्जाम्पल भी किया था। हाँ जी, करवाऊँ, ये एक एग्जाम्पल करवाऊँ आपको, ये देखो, चलो एक एग्जाम्पल करवा देती हूँ इसका। कहते ए अग्रीज टू सेल टू बी ऑफ राइस एट 5,000 per bag, डिलीवरी टू बी गिवन आफ्टर 2 months, ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी प्राइस ऑफ राइस बोला 5500 हो गया। ए ने कहा था 5,000 के हिसाब से आपको हम बैग बेच देंगे, ठीक है, और जिस दिन देना था उस दिन ना प्राइस 500 रुपया बढ़ गया, और ए ने मना कर दिया देने से। तो फिर बी का कितना नुकसान है जो वो क्लेम कर सकता है? ऑर्डिनरी डैमेजेस कितने हैं बताना? 500 और 55 का डिफरेंस कितना? 500 रुपये पर बैग के हिसाब से वो क्या कर सकता है? क्लेम कर सकता है। दीज आर ऑर्डिनरी। हाँ जी, समझ आया आपको ये चीज? यस मैम। अच्छा, अगर इसी में ही लिखा होता, ये देखो हमने क्या किया था, प्रॉफिट वगैरह का जो उसका नुकसान होता है वो नहीं भरपाई कर सकता। सपोज यहाँ पे ना ए ने बी से लेके आगे बेचने थे, कितने के बेचने थे? जैसे 5,000 के लेके ना उसने कितने के बेचने थे? 6,000 के बेचने थे। ठीक है, मतलब उसका 1,000 का प्रॉफिट होता। पर अब वो कितने के बेच पाएगा? 5500 के उसको मार्केट में मिल रहे हैं, 6,000 का वो बेचेगा, तो उसको इधर क्या हो गया? 500 का इधर नुकसान हो गया। ठीक है, 500 रुपये का उसका प्रॉफिट कम हुआ। पहले प्रॉफिट 500 रुपये ज्यादा होना था, और जो उसने क्या किया इधर, ये देखो, खरीद पे उसको 500 का क्या हो गया, ज्यादा का खरीदना पड़ गया। आप बताओ, ये तो उसको मिल ही रहा है, पैसा जो डैमेजेस का है ये तो क्लेम कर ही रहा है, ये प्रॉफिट जो उसका कम ज्यादा हुआ आगे बेच बूच के, वो भी क्या भरपाई करने के लिए कर सकता है, केस कुछ कर सकता है? बताओ जरा। नो मैम। ठीक है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये वाली डैमेजेस नहीं, ये वाले कर सकता है सिर्फ, ये वाले नहीं है, हमें को लेना देना नहीं, जितने मर्जी का बेचे। ठीक है, ये था ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सिंपल ऑर्डिनरी डैमेजेस मतलब जो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो होते हैं। चलो जी, ठीक है, स्पेशल डैमेजेस कौन से होते हैं? ठीक है, स्पेशल डैमेजेस वो होते हैं कि जो ना, ये ना सारे हमारे को एक एक एग्जाम्पल पढ़ के ये चीजें समझ आ जाएंगी हमारे को। कहते वेयर अ पार्टी रिसीव्स अ नोटिस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ही विल बी लायबल नॉट ओनली फॉर डैमेजेस अराइजिंग पर आल्सो स्पेशल डैमेजेस। अच्छा, जैसे एक पार्टी ने बोला था ए को ना, जैसे ए ने ना बी को बताया था, सच ए ने ना माल सप्लाई करना था, 100 बैग राइस के देने थे, ठीक है, और ना बी ने आगे सी को बेचने थे, और ये बात ना बी ने ए को बताई थी भाई, बी ने ए को बताई थी कि भाई अगर तू ये नहीं दे रहा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस उसने कम्युनिकेट किए थे, अगर तब भी कुछ नुकसान होता है तो वो स्पेशल डैमेजेस भी बी फिर क्लेम कर सकते। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक वो मिल वाला एग्जाम्पल किया था, अगर आपको ध्यान। ठीक है, ए डिलीवर्ड अ मशीन टू बी अ कॉमन कैरियर टू बी कन्वेड टू एज मिल विदाउट डिले। ए ने क्या किया, मशीन दी, ठीक है जी, और विदाउट डिले ए ऑल्सो इन्फॉर्म मी दैट मिल वाज स्टॉप्ड फॉर वांट ऑफ द मशीन। ए ने मशीन तो सप्लाई कर दी बी को, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, ए ऑल्सो इन्फॉर्म मी दैट हिज मिल वाज स्टॉप्ड फॉर वांट ऑफ द मशीन। मिल बंद रही हमारी मशीन के कारण, बी अनरीजनेबली delayed the delivery of the machine and in consequence A lost a profitable contract with government। हाँ जी, जैसे आपको ये छुटपुट से एग्जांपल बताया था, ऐसे ही ये हमने किया था एग्जांपल। भाई यहाँ पर क्या बोला है, ए कहता कि भाई मेरे को तो मशीन चाहिए हर हालत में, नहीं तो मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाएगा, और बी ने क्या कर दिया, देरी कर दी, उस चक्कर में ए का ना कॉन्ट्रैक्ट निकल जाता है सरकारी उसके हाथ से।
कहते इन दिस केस ए इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम बी बाय वे ऑफ कंपनसेशन द एवरेज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट which would have been made by running the mill during period of delay। कहते हैं अगर उतने दिन वो बंद ना करता ना मिल, तो वो उतना प्रॉफिट कमा लेता। बट ही कैन नॉट रिकवर द लॉस सस्टेन ड्यू टू लॉस ऑफ द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट as A's contract with government was not brought to the notice of B। यहाँ पे कहते हैं जो चीज आपने कम्युनिकेट की गई है दूसरी पार्टी को, और अगर उसकी वजह से नुकसान होता है, फिर वो आप भरपाई कर सकते हो। अच्छा यहाँ पे बताओ, ए ने बी को क्या बोला था? भाई तो जितनी देरी करेगा उतने दिन ना मेरा काम बंद रहेगा और मुझे नुकसान होगा। हाँ जी, समझ आया आपको? तो यस मैम। पर इसने क्या ये बताया था कि भाई अगर तू मेरे को नहीं देगा ना, तो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मेरा हाथ से निकल जाएगा, नुकसान हो जाएगा। उसने तो ये कहा था ना, ये देखो, कि मिल बंद रहेगी उतने दिन जितने दिन तू लेट देगा। तो भाई जितने दिन मिल बंद रही, उस उतने दिन वो जितना माल बेच के प्रॉफिट कमा सकता था, वो वाला प्रॉफिट, दोज विल बी कॉल्ड स्पेशल डैमेजेस। क्योंकि वो कम्युनिकेट किया गया था पार्टी के द्वारा, और अगर तब भी नुकसान होता है तो वो स्पेशल डैमेजेस भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पर उसने ये कॉन्ट्रैक्ट का बारे में नहीं बताया था, तो उससे रिलेटेड नुकसान नहीं है बताएगा, मतलब झेलेगा या उसका हक होगा क्लेम। समझ आया आपको? एग्जाम्पल से बोलो बच्चों। यस मैम। यस मैम। अब आगे चलते हैं, विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस। ये याद है आपको, हमने किया था, याद है आपको? विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेजेस, विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी, याद है कि नहीं ये? बोलो जी, क्या था इसमें? ऑर्डिनरी डैमेजेस हमने कर लिया, स्पेशल डैमेजेस कर लिया, अब हम कर रहे हैं विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेजेस। क्या मतलब है इसका? विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेजेस मतलब वो नुकसान जो मतलब हमारे जिस मतलब अगर हमारे किसी इज्जत पे बात आ जाए, हमारी इज्जत पे बात आ जाए भाई, या किसी के इमोशंस के साथ खेलना, किसी की इज्जत के साथ खेलना, और उसकी वजह से किसी को नुकसान पहुंचता, किसी की रेपुटेशन की सवाल की बात है भाई, इज्जत की बात है भाई। अगर आप किसी की इज्जत को नुकसान पहुंचाते हो, है ना, तो फिर अगर उसकी वजह से किसी को नुकसान पहुंच है ना, फिर आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। जैसे इसका हमने किया था एग्जाम्पल, किसी ने प्रॉमिस किया कि मैरी करूंगा, पर उसने किया नहीं, शादी की नहीं, उसकी वजह से उसको नुकसान पहुंचता है, उसकी फीलिंग्स को। ठीक है, किसी ने प्रॉमिस किया था भाई मैं शादी करूंगा, पर नहीं की। एक ये किया था, और दूसरा क्या था, रॉन्गफुल डिसऑनर बाय अ बैंकर। ये इसका एग्जांपल बता सकते हो मुझे, ये क्या था? याद है कि नहीं? रॉन्गफुल डिसऑनर बाय अ बैंकर यस मैम। क्या था? इसमें नाम से ही पता चल रहा है क्या था, रॉन्गफुल डिसऑनर इसमें बाय अ मतलब बैंकर। बैंकर ने किसी और का मतलब अंदर किसी और का डिसऑनर करना था, और उसने गलती से किसी दूसरे बंदे का कर दिया, जिससे उसको मतलब वो उसकी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यहाँ पर बैंक ने ना बड़ी लापरवाही से काम किया। उसने बिना देखे, जांच पड़ताल किए, बिल्कुल उसका ध्यान ही कहीं और था बैंक पर। जैसे हम कहते नहीं, मैं पूछती नहीं कि कहाँ है ध्यान आपका, है ना, किसके ख्यालों में, ऐसी बैंक ना कहीं और ही था, ध्यान कहीं और था। और किसी ना एक बड़े अच्छे रेपुटेटिव बिजनेसमैन का चेक पाया, उसने ना बिना देखे, चेक किए, बिना नजर मारे, ध्यान से बाउंस बैक कर दिया, डिसऑनर कर दिया। और भाई इतना बड़ा बिजनेसमैन, उसका चेक अगर डिसऑनर हो गया और अगर वो बात फैल गई, उसकी तो इज्जत में बात आ जाएगी। और अगर किसी ने बात फैला दी कि भाई इतने बड़े बिजनेसमैन का 10,000 का छोटी सी अमाउंट का चेक अगर डिसऑनर हो जाता है, तो ये तो उसकी इज्जत पे आने वाली बात है, उसकी तो इज्जत ही खराब हो जाएगी, रेपुटेशन खराब हो जाएगी भाई। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बैंक की वजह से, बैंक के गलत डिसऑनर करने की वजह से चेक, है ना, जो कि नहीं करना चाहिए था, तो उसमें दूसरी पार्टी की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसकी रेपुटेशन पे बात आई, उसकी इज्जत खराब हुई, उसकी वजह से उस बिजनेसमैन को जो नुकसान पहुंचा, उसकी भरपाई फिर वो बैंक करे। हाँ जी, समझ आया? बोलो जी, बोलो, बोलो यस जी। मैम। चलो, अब आगे चलते हैं, नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल का मतलब नॉमिनल से रीजनेबल से थोड़े बहुत से। प्लेंटिफ मतलब जो केस करता है, भाई अगर किसी ने केस किया कि मेरे साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है,
है ना, और पर उस बंदे को ना कोई रियल डैमेज नहीं हुआ था जो वो क्लेम करता, केस करता। तो यहाँ पर क्या बोला है, मतलब यहाँ पे इधर कोर्ट ने ऑर्डर निकाला है कि भाई जो केस करता है ना उसको एक नॉमिनल से पैसे जरूर दे दो। कितने? 1 रुपया या 10 पैसा, देखो कौन सा जमाना चल रहा है। यहाँ पर कहते हैं उसको खाली हाथ ना भेजो, उसको 1 रुपया या 10 पैसा जरूर दे दो। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पुराने जमाने का बना हुआ है ना, इसलिए कुछ चीजें ये ऐसी यहाँ पर डाली हुई है जो कि अब तो बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है ना, जैसे कि ये वाला नॉमिनल नाम से पता चल। हाँ जी, समझ आया? बोलो जी। ठीक है, अब यस आगे के मैम। डैमेजेस फॉर ड्यूरेशन कॉज्ड बाय डिले। फिर आगे प्री फिक्स्ड डैमेजेस। ठीक है, डैमेजेस फॉर ड्यूरेशन कॉज्ड बाय डिले। हाँ जी, इसमें क्या था, अगर गुड्स की पहुंचाने में अगर देरी हो जाती है, डैमेजेस कैन बी रिकवर फ्रॉम कैरियर इवन विदाउट नोटिस। भाई खराब हो जाता है सामान, फिजिकली डैमेज हो जाता है, और उसकी वजह से मतलब अगर आप ऐसा जैसे सपोज पेरिशेबल नेचर का सामान है, वो आपने पहुंचाने में देरी कर दी, जिसकी वजह से नुकसान हुआ, वो गुड्स ऐसी हालत के बन गए कि अब वो बेचने लायक भी नहीं है, तो भाई आप उस बंदे से अपनी नुकसान की भरपाई कर सकते हो जिसकी वजह से दे दी। समझ आया? बोलो जी। बोलो बोलो। चले आगे। यस मैम। अब आगे है लास्ट इसमें प्री फिक्स्ड डैमेजेस। प्री फिक्स्ड डैमेजेस मतलब पहले से ही डिसाइड किए हुए हैं। प्री डिसाइडेड, पहले से डिसाइड किए। प्री डिसाइड। ठीक है, जैसे हमने ना यहाँ पे एग्जांपल लिया था, जैसे पेनल्टी प्रोवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट इज 1 लाख एंड एक्चुअल लॉस बिकॉज ऑफ ब्रीच इज 70,000। कहते पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि भाई अगर इसमें आपने ये कॉन्ट्रैक्ट ना किया, आपने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया, तोड़ा, तो पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा, पेनल्टी भरनी पड़ेगी। कितना? 1 लाख रुपया। और पर एक्चुअल जो नुकसान हुआ पार्टी को वो कितना हो? 70,000 का। तो आप बताओ 1 लाख क्लेम करेगी पार्टी? कितना हक है ये? 70,000। हाँ जी, सत्तर बोलो। हजार क्लेम करेगी। बिल्कुल, जितना नुकसान हो भी उतना ही पार्टी क्लेम करेगी, बेशक उसमें कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा अमाउंट लिखे। ठीक है, दैट इज द अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस एंड नॉट द अमाउंट स्टिपुलेटेड या स्पेसिफाइड। पर अगर अच्छा मेरे को बताओ, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट में लिखे, लॉस कितना होता है? 1.5 लाख, तो कितना मिलेगा? 1 लाख मिलेगा। 1 लाख। ये है। तो अगर प्री डिसाइडेड होते हैं ना, तो हमारे को वो डिपेंड होता है कि जितना स्पेसिफाई किया हो, जितना एक्चुअल नुकसान हो, विच एवर इज लोअर, एक तरह से हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ डैमेजेस थे। अब आगे चलते, पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस। क्या मतलब है इसका? फर्क पता है इसमें? हाँ जी, बताओ जरा। हम्म। बोलो बोलो। पेनल्टी मतलब तो फाइन वगैरह लगाना हो जाएगा। हाँ, और लिक्विडेटेड डैमेजेस का नहीं पता। ठीक है। अब ये ना जैसे जो अंग्रेजों का लॉ है, उनके अनुसार ये दोनों का ना मतलब बताया, पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस का। लिक्विडेटेड, अच्छा लिक्विडेशन वर्ड हम कहाँ पे यूज करते हैं? कंपनीज के केस में करते हैं ना, जब वो लिक्विडेट होती है, वाइंड अप हो रही होती है, बंद हो रही यस होती है मैम। कंपनी, है ना। ऐसे ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के केस में देखो, अगर यहाँ पे हम कौन सा टॉपिक पढ़े? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच हो गया, पार्टीज ने अपना काम नहीं किया, परफॉर्मेंस नहीं की, ड्यूटी नहीं की, तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की कोशिश की है। भाई यहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ोगे, ठीक है ना, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट में ना पहली पार्टी इसके बाद डिसाइड कर लेते, प्री एस्टिमेट कर लेती है कि अगर यहाँ पे किसी पार्टी ने ब्रीच किया, अपनी ड्यूटी ना की, परफॉर्म ना की, तो पार्टी को ना इतना नुकसान हो सकता है, ये लॉस हो सकता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? लिक्विडेटेड डैमेजेस। तो अगर किसी पार्टी ने ब्रीच किया, तो वो जो डिसाइड किया हुआ ना नुकसान जो होगा पार्टी का, वो भरपाई करनी पड़ेगी। मतलब एक तरह से ये क्या होता है? जेन्युइन प्री एस्टिमेट बाय द पार्टीज ऑफ द लॉस।
विच वुड बी कॉज बाय फ्यूचर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ए ने कहा मैं गुड्स दूंगा, बी ने कहा मैं पैसा दूंगा। ठीक है, अब ए मुकर गया, ठीक है, और पर इन्होंने ना पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि बाय चांस अगर ये सामान नहीं देगा, ठीक है, और यहाँ पे अगर ये ब्रीच करता है, तो बी को कितना नुकसान हो सकता है? बी को हो सकता है 10,000 का नुकसान। तो दीज आर कॉल्ड लिक्विडेटी डैमेजेस, कि अगर वो पार्टी नहीं करती अपना काम तो वो लिक्विडेटी डैमेज, मतलब पार्टी को जितना नुकसान होगा उसका पहले से हिसाब लगा लिया। समझ आया आपने, आपको ये चीज? यस मैम। पेनल्टी का मतलब, पेनल्टी वो अमाउंट होती है जो बस कुछ उसका बेस नहीं होता। जैसे यहाँ पर तो क्या लिखा है, जेन्युइन एस्टिमेट है लिक्विडिटी डैमेजेस, तो पेनल्टी के अनरीजनेबल है, ये फोर्स किया जाता है पार्टी के द्वारा कि आप ये क्या करो, पे करो। मतलब उसका कुछ वो बेस नहीं होता, कोई एस्टिमेट नहीं है, बस अनरीजनेबल एक अमाउंट डाली होती है। जैसे वो ना, आप कंपनीज एक्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे इंटर में, हर सेक्शन में पेनल्टी बता रखी है कि इतने पैसे आप भरो। अब आप पूछो इसकी 10,000 क्यों रखी है? भाई सरकार ने रखी है तो रखी है, उतना पे करना पड़ेगा। अब लाइसेंस नहीं है, व्हीकल चलाओगे, तो जो जुर्माना भुगतना वो तो भुगतना पड़ेगा आपको। आप ये थोड़ा ना बोल सकते सरकार ने इतना क्यों लगा दिया, उतना क्यों लगा दिया, कोई बार्गेन थोड़ा ना चलेगी इसमें। हाँ जी, समझ आया आपको ये चीज? यस मैम। बोलो जी बोलो। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा। और अगर हम यहाँ पर इंडियन लॉ के अनुसार चले, यहाँ पर कहते कोई भेदभाव नहीं है। देखो हमारा इंडिया महान, नंबर वन इंडिया क्या बोल रहा है, कहते हम कोई भेदभाव नहीं करते किसके बीच में, ना पेनल्टी के बीच में, ना लिक्विडेटेड डैमेजेस के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोले, कहते कोर्ट्स इन इंडिया अवॉर्ड ओनली रीजनेबल कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग द सम्स मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। कहते कोर्ट्स ने एक रीजनेबल अमाउंट डिसाइड करके ऑर्डर कर देते हैं, जो कि जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है अमाउंट उससे बस एक्सीड ना करे। ठीक है जी। इफ द पार्टीज है फिक्स्ड व्हाट द डैमेजेस विल बी, द कोर्ट विल नेवर अलाउ मोर। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई अमाउंट, तो कोर्ट उससे ज्यादा की अमाउंट नहीं डिक्लेयर कर सकता पे करने की, कम बेशक कर सकता है। A decree to be passed only for reasonable compensation not exceeding the sum named by the parties। समझ आया? तो इंडियन कानून क्या कहते हैं, पेनल्टी को लिक्विडेटी डैमेजेस में ज्यादा फर्क नहीं करता, और जो कोर्ट कितनी अमाउंट ऑर्डर कर सकता है पे करने के लिए कंपनसेशन, जितना पार्टीज ने डिसाइड की है उससे एक्सीड नहीं कर सकता, बढ़ा के नहीं बता सकता, कम बेशक बता सकता। हाँ जी, समझ आया आपको ये चीज? बोलो जी बोलो। यस मैम। ठीक है, और इधर एक हमने एक्सेप्शन की थी, where any person gives any board to central government or state government for the performance of any public duty or act in which public are interested, on breach of the condition of any such instrument, he shall be liable to pay the whole sum mentioned therein। हाँ जी, समझ आया आपको ये क्या बोल रहा है? ये आपको समझ लगा एक्सेप्शन? नो मैम। जैसे एग्जाम्पल वो होते नहीं सरकारी, वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे सपोज ना, सरकार ने रोड बनवानी थी, तो जो पार्टी क्या कर रही है, जो रोड बना रही है, सपोज सीएच कंपनी बना रही है, ठीक है, और सीए ने ना बॉन्ड साइन कर लिया सरकार के साथ कि हम रोड बना के देंगे। ठीक है जी, हम रोड बना के देंगे। तो अब वहां पर ना इनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कितना, कि भाई अगर हम नहीं बनाते, अगर ब्रीच करते हैं, ठीक है, तो हम 10 करोड़ रुपया भरेंगे। और आगे जाके सीएज ने क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया, ब्रीच कर दिया। तो अब मेरे को बताओ जो नुकसान हुआ, ठीक है, कितना हुआ, सपोज यहाँ पर 1 करोड़ हुआ। मेरे को एक बार बताओ, सरकार 10 करोड़ कर सकती है क्लेम या 1 करोड़? ये एक्सेप्शन को लगाकर मेरे को बताना। एक्सेप्शन है ये, मैम इसमें एक कितना करोड़ 1 करोड़ नहीं लिखा, ये देखो एक्सेप्शन मतलब ऊपर हमने क्या चीजें पढ़ी थी, कि भाई जितना लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, एक तो उससे ज्यादा ना हो, और अगर नुकसान जितना हो उतना ही मिलेगा। ठीक है, ये तो ना 10 करोड़ लिखे, नुकसान 1 करोड़ का हुआ, आप 10 करोड़ ही मांगो, आप आपका जितना नुकसान हो, उतना ही मांगोगे ना।
इसी की तो एक्सेप्शन लिखी है, देखो यहाँ पर कहते हैं किसी बंदे ने बॉन्ड साइन किया हुआ है सरकार के साथ, क्या करने के लिए, कोई पब्लिक ड्यूटी निभाने के लिए, जिसमें पब्लिक का भी इंटरेस्ट है ना, ये पब्लिक ड्यूटी थी रोड बनाना, जिसमें आम जनता का भी फायदा है। कहते हैं उसमें अगर आप ब्रीच करते हो, ही शैल बी लायबल टू पे द होल सम मेंशन्ड। कितना हो गया यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में? 10 करोड़। 10 करोड़। अब समझ लगा, ये लिखा हुआ था यहाँ, समझ गए सभी? हाँ जी, लक्ष्य, शशि, लक्षित, अभिनव, यस मैम। समझ गए बच्चों? ठीक है। फिर ये हमारे ना वो डिस्टिंक्शन दे रखे है ना, इसको एक बार आप पढ़ लेना, डिफरेंसेस क्या है लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी के बीच। चलो पढ़ाई देती हूँ फटाफट, क्यों छोड़ना है ये भी। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिक्विडेटेड डैमेजेस और हमने पेनल्टी का पढ़ा था ना, ये क्या थे, एक जेन्युइन एस्टिमेट था, ये अनरीजनेबल था। ठीक है, तो कहते हैं अगर अमाउंट बहुत ज्यादा है ना, जितना मतलब डैमेज है उससे बहुत कई गुना ज्यादा, उसको पेनल्टी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फिर सम इज एक्सपेक्टेड टू बी पेबल ऑन सर्टेन डेट एंड फर्दर सम इन इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बीइंग मेड, द लेटर सम is a penalty because mere delay in payment is unlikely to cause damage। हाँ जी, क्या बोला है? बोलो बोलो। कहते हैं अगर कोई वहां पे डेट मेंशन की होती है और उस डेट पे आप वो काम करते नहीं हो, डिले होती है, तो अब आपको वो कुछ नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी, तो वो डैमेजेस होते हैं। कहते हैं एक्सप्रेशन यूज्ड बाय पार्टीज इज नॉट फाइनल, कोर्ट मस्ट फाइंड आउट वेदर सम फिक्स्ड इज पेनल्टी और लिक्विडिटी डैमेज। कहते कई बार ना हमें लाइनों से पढ़ के पता नहीं चलता, अच्छे से समझ के पता लगाना होता है कि ये डैमेजेस की बात हो रही है, पेनल्टी की बात हो रही है। और कहते हैं यहाँ पे पेनल्टीज पेमेंट ऑफ मनी स्टिपुलेटेड एज ए टेररम। भाई जबरदस्ती भी भरवाई जा सकती है, जोर जबरदस्ती से थ्रेट देके, धमका के। तो लिक्विडिटी डैमेजेस की है एक जेन्युइन प्री एस्टिमेट है, ये हमने पहले भी कर लिया है, इसका मेन कीवर्ड ये जेन्युइन एस्टिमेट है, और ये क्या है, अनरीजनेबल। ठीक है, और बाकी हमने देखा था कि इंग्लिश लॉ क्या करता है, दोनों में डिफरेंस करता है, पर इंडियन लॉ नहीं दोनों में डिफरेंस करता। हाँ जी, समझ आया यहाँ तक बच्चों? बोलो जी, चलिए आगे। यस मैम। ठीक है, कहते हैं एक तो हमने ऊपर क्या पढ़ी है, डैमेजेस कौन कौन से क्लेम कर सकता है बंदा। ठीक है, ऊपर ये देखो कितने तरह के हमने डैमेजेस पढ़े, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी स्पेशल, ठीक है जी, विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी। ठीक है, ये वो इज्जत वाला था, मैरिज वाला, बैंक वाला, नॉमिनल 10 पैसा 1 रुपया, डैमेजेस फॉर ड्यूरेशन कॉज बाय डिले, भाई नुकसान होता है रास्ते में, देरी कर दी, अब वो बेचने लायक भी नहीं है। प्री फिक्स डैमेजेस पहले से डिसाइड करके रखे हैं, पर जितना नुकसान होगा उतने का ही आप क्लेम कर सकते। स्पेशल डैमेजेस हमने देखे, वो कॉन्ट्रैक्ट वाला है ना, कौन सा, मिल बंद रहेगी तो वो वाला आप नुकसान की भरपाई कर सकते हो, ना कि वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर। फिर यहाँ पर ये सारे हमने कर लिए है ना, ये वाली चीजें कर ली, फिर पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस में हमने डिफरेंस देखा, मेन डिस्टिंक्शन देखा। अब आगे चलते हैं, बिसाइड्स क्लेमिंग डैमेजेस एज ए रेमेडी फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कहते हैं हमने बहुत कर ली डैमेजेस की बात, और क्या हल है? हाँ जी बोलो, कहते हैं और क्या हल है भाई? अगर कोई पार्टी अपनी परफॉर्मेंस नहीं करती, काम की ड्यूटी नहीं निभाती, ठीक है, तो फिर और क्या हल है भाई दूसरी पार्टी के पास? एक तो हमने क्या पढ़ लिया, डैमेजेस वाला पढ़ लिया। अब आगे और क्या हल है, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भाई वो पार्टी क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कैंसिल करके अपने डैमेजेस क्लेम कर ले, ये तो हमने हर जगह ही पढ़ा है। दूसरा क्वांटम मेरुट, इसका क्या मतलब है? क्वांटम मेरुट का क्या मतलब होता है? बोलो जी बोलो, क्वांटम मेरुट का मतलब बताओ, थोड़ा सा रह गया बिल्कुल। हम कि जितना मतलब पार्टी ने कर दिया ठीक है, और जो बच गया उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। बिल्कुल, क्वांटम मेरिट मतलब एज मच एज द पार्टी डूइंग द सर्विस हैज डिजर्व, जितना आपने काम कर दिया उतना पैसा मिल जाएगा, बाकी नहीं देने की जरूरत।
समझ आया? क्वांटम इनवर्ट में देखो क्वांटिटी, जितना आपने काम कर दिया उतना पैसा मिल जाएगा, ठीक है, बाकी नहीं मिलेगा, बाकी आप कैंसिल कर सकते हो और अपना नुकसान की भरपाई करवा सकते हो। अब दो कंडीशंस क्या है इसमें, इट इज ओनली अवेलेबल इफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज, द क्लेम मस्ट बी ब्रॉट बाय पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट। ठीक है, अगर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ है, डिस्चार्ज हुआ है, जैसे सपोज हमने क्या कर लिया था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि 10 घर बना के देने हैं, 2 घर बना के दिए हैं बंदे ने, फिर कैंसिल कर दिया, उसने ब्रीच कर दिया कि मैंने नहीं बनाने, ठीक है जी, चलो दो के उसको पैसे मिल जाएंगे, बाकी के पैसे देने की जरूरत नहीं, पर जो दूसरी पार्टी को नुकसान है तो वो भी वो झेलेगी फिर। द क्लेम मस्ट बी ब्रॉट बाय पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट। भाई यहाँ पर जिसको घर बनाकर देने थे उसने क्लेम किया है। हाँ जी बच्चों, समझ आ रहा है ये चीज? यस मैम। ठीक है, और बस नीचे आगे कुछ पॉइंट्स दिए थे, क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट अराइजेज इन फॉलोइंग केसेस। कहते व्हेन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी void और व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void। कहते ये वाली चीज ना तभी आती है, ठीक है, अगर क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट void हो जाता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, वेयर पर्सन orders only 12 bottles of whiskey from a wine merchant but also receives 2 bottles of brandy and the purchaser accepts them, the purchaser must pay a reasonable price for the brandy। ठीक है, जितने उसको सामान मिल गया, उसने 12 बोतलें मंगवाई थी, पर उसको 2 बोतलें मिली, वो भी दूसरे ब्रांड की, तो जितना रीजनेबल प्राइस बनता है वो आप दे दोगे। अब देखो जो विस्की वाला था कॉन्ट्रैक्ट, वो तो खत्म ही हो गया, वॉइड हो गया, डिस्चार्ज हो गया, तो यही लिखा है क्वांटम मेरिट कब राइज होता है, जब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। व्हेन समथिंग इज डन विदाउट एन इंटेंशन टू डू सो ग्रेचुइटसली, ग्रेचुइटसली मतलब, ग्रेचुइटसली मतलब तुम फ्री में। बिल्कुल फ्री में। क्या यहाँ पे उसने 10 में से 2 घर बनाए थे, फ्री में बनाए थे, फ्री में काम करने के लिए बनाए थे? ये जो बोतलें दी वाइन शॉप ने ब्रांडी की, तो क्या फ्री सर्विस कर रहे हैं? सारों ने धर्मशाला खोल रखी है क्या? बोलो जी। तो नहीं ना, सब पैसे लेने के लिए बैठे हैं। when there is an express or implied contract to render services but there is no agreement as to remuneration। कहते एक्सप्रेस implied contract है to render service but there is no agreement as to remuneration। भाई वहां पर आपका काम करने के लिए तो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, पर उसके बदले पैसे कितने मिल रहे हैं, उसके बदले कुछ नहीं है अग्रीमेंट वगैरह। और एक पार्टी ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, मना कर दिया कि हमने नहीं कर, तो तब राइज होता है। सिंपल सी चीजें हैं। और क्या लिखे, वेर कॉन्ट्रैक्टेड डिविजिबल एंड नॉट इन डिफॉल्ट, ठीक है, एंड पार्टी नॉट हैज एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। डिवाइड मतलब सेपरेट कर सकते, जैसे 10 में से 2 घर बना लिए, डिवाइड करने वाला काम है ना, तो उस केस में अप्लाई होता है। दूसरे पे व्हेन इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट फॉर लम सम इज कंप्लीटली परफॉर्म but badly the person who has performed the contract can claim the lump sum but the other party can make a deduction for bad। कहते हैं अगर काम ऐसा है कि वो डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो फिर वहां पर देखो क्या होएगा, जब वो पूरा काम हो जाएगा तो एक लमसम अमाउंट होता है ना, वो देना पड़ता है। पर अगर कुछ काम ऐसा था जो ढंग से नहीं किया हुआ, या उसने मना कर दिया, तो वो पैसा फिर उतना काट लिया जाएगा फिर अकॉर्डिंग। हाँ जी बच्चों, समझ आया? यस मैम। ठीक है, अब आगे लास्ट के 2 पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अच्छा ये पॉइंट्स क्या पढ़ रहे हैं हम, कि भाई डैमेजेस के अलावा और क्या हक है पार्टी का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में। एक था डैमेजेस क्लेम करना, वो टाइप्स ऑफ डैमेजेस देके, फिर है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, फिर है जितना काम कर रहे हो उतने पैसे देके बाकी कैंसिल कर दो, फिर है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। हाँ जी, क्या बोले यहाँ पे, वे डैमेजेस आर नॉट एन एडुकेट रेमेडी। भाई जहां पर कुछ ऐसी चीज है कि भाई डैमेजेस नहीं आप क्लेम कर सकते, वो हल नहीं है, वो रेमेडी नहीं है, वो सोल्यूशन नहीं है, भाई वो काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसका हल पैसे देके नहीं आप छूट सकते, आपको वो काम करना पड़ेगा।
ठीक है, जैसे सपोज किसी को पेंटिंग बना के देनी थी, वो बंदा वो खुद ही पेंटिंग बना के दे सकता है, उसके बदले वो पैसे दे देगा, वो भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। ये हो गया। हाँ जी, समझ आया ये वाला सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बच्चों। यस मैम। अगला है सूट फॉर इंजंक्शन। ये काफी बार हमने किया हुआ वर्ड। इंजंक्शन मतलब कोर्ट रोकने के ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं। ठीक है, जैसे वेर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट इज नेगेटिंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द कोर्ट में बाय इशूइंग एन इंजंक्शन ऑर्डर रिस्ट्रेन हिम फ्रॉम डूइंग व्हाट ही प्रॉमिस्ड नॉट टू। भाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिए जा सकते हैं कि अब आप ये चीज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या था, एन फिल्म स्टार एग्री टू एक्सक्लूसिवली फॉर पर्टिकुलर प्रोड्यूसर फॉर 1 ईयर। एन ने कहा कि मैं सिर्फ एक ही बंदे के लिए काम करूंगा। ड्यूरिंग दिस शी कॉन्ट्रैक्टेड टू एक्ट फॉर सम अदर प्रोड्यूसर, एल्स शी कुड बी रिस्ट्रेन्ड बाय एन इंजंक्शन। उसने 1 साल बोला था कि मैं इसी के पास काम करूंगी, पर उसने किसी और के पास भी कर लिया। अब कोर्ट क्या लगा सकता है? इंजंक्शन ऑर्डर लगा सकता है। दूसरी पार्टी के कहने पे, रिक्वेस्ट पे, कंप्लेंट करके कोर्ट में वो एक रोक का भी ऑर्डर लगा सकता है कि भाई तुम 1 साल तक सिर्फ उसी के पास काम करोगे, तुम किसी और के पास नहीं कर सकते। समझ आया? बोलो जी बोलो, समझ आया? और इधर लास्ट में क्या लिखा हुआ है? कहते जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करती है, जो भी उसको नुकसान हुआ है तो उसकी वो भी भरपाई लेगा। हाँ जी, समझ आया जी? यस मैम। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया हमारा? कौन सा यूनिट हो गया हमारा ये? यूनिट 5, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडी। ब्रीच होता क्या है, कैसे होता है, कौन करता है, फिर उसके हल क्या है। टाइप्स ऑफ डैमेजेस पढ़े, डैमेजेस के अलावा कैंसिल किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट, और भी बहुत चीजें हमने पढ़ी। समझ आई जी? बोलो जी बोलो। लक्ष्य, शशि, लक्षित, अभिनव। तरुण ने नहीं लगाई क्लास। हाँ, चलो, बस एक बार मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर